वेलकम बैक टू एम्परर यामा एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलन रिबॉर्न फाइनल बॉस का एपिसोड नंबर 6। इंजॉय करो। मेरे सामने नक्काशी वाला लकड़ी का दरवाजा था। इंस्ट्रक्टर ने दरवाजे पर 2 बार दस्तक देने से पहले एक बार मेरी तरफ देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद, अंदर आ जाओ। अंदर से एक रौबदार आवाज आई। इंस्ट्रक्टर ने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मुझे नहीं पता था कि इस मुलाकात से क्या उम्मीद करूं, लेकिन मेरे घबराने की कोई वजह नहीं थी। हैंडल पकड़कर मैंने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण सा ऑफिस था, जिसमें आम फर्नीचर लगा था जो कहीं भी मिल सकता है। कमरे के दूसरे छोर पर एक मेज रखी थी, जिसके दोनों तरफ कुर्सियां थीं। मेज के पीछे वाली कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, जिसने अपने हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे जोड़ रखे थे। सफेद स्लेटी बालों वाला वह आदमी 50 के आसपास का लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मेरे सामने बैठा व्यक्ति सदियों से या उससे भी ज्यादा समय से इन जमीनों पर घूम रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके जैसे लोगों की उम्र का कोई रिकॉर्ड रखा जाता हो। हेडमास्टर की नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अजीब बात थी कि वह खामोशी अजीब नहीं लग रही थी। लेकिन आखिरकार मैं एक बूढ़े आदमी को लगातार घूरता नहीं रह सकता था। क्या अपने स्टूडेंट्स को घूरना आपका शौक है? मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। अगर ऐसा है तो मैं चलता हूं। मैंने जाने की तैयारी की, या कम से कम ऐसा दिखावा किया। ऐसा नहीं था कि मेरे सामने बैठा आदमी बेवकूफ बन जाता। केल फ्रॉस्ट हूँ। हेडमास्टर अपनी कुर्सी से उठे और मेज के पास वाली खिड़की की तरफ बढ़ गए। मुझे कहना होगा कि तुम काफी टैलेंटेड हो, जबकि तुम्हारे बारे में मैंने जो अफवाहें सुनी थीं, वे कुछ और ही थीं। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखे बिना कहा। निराशा के लिए मुझे माफ करना होगा, मैंने जवाब दिया। हेडमास्टर कुछ पल के लिए चुप रहे। मैं तुम्हारे सफर के बारे में जानने को उत्सुक था। खैर, जब तुम ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़कर निकले थे। ज्ञान की तलाश? वरना एक ऐसे बच्चे के लिए जो ठीक से आयरन कोर भी नहीं था, 3 साल बाद अचानक सामने आने और एकेडमी में एडमिशन के लिए हिस्सा लेने का कोई तो कारण रहा होगा। और वो भी आम लोगों वाले सेक्शन से। और इसमें अजीब क्या है? इतने समय में कोई भी खुद को ट्रेन कर सकता है। खैर, यह अजीब तो है ही, क्योंकि फ्रॉस्ट होने के नाते आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता था। अपने परिवार की सिफारिश से आपको इन टेस्ट्स की परेशानी उठाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? मुझे यह अजीब लगा। ये बचकाने सवाल क्या थे? यह सबको पता था कि मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो फिर यह आदमी क्यों? मैं काफी एडवेंचरस हूं, आप जानते ही हैं। मेरा सपना था कि मैं कीचड़ से उठकर मैं बीच में ही रुक गया। मैं इसे कूल दिखाना चाहता था, लेकिन शब्द दिमाग में नहीं आ रहे थे। हेडमास्टर ने थोड़ी देर मुझे देखा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगे। पागल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा इंटरव्यू हो रहा है। क्या उसे मेरे बारे में कुछ पता चला? DX। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बस नए रिक्रूट्स में टॉप रैंक करने वाले से बात करना चाहता था। तो मैं सच में पहले नंबर पर आया था। मैंने तुम्हारा थ्योरी टेस्ट पेपर पढ़ा है। मुझे कहना होगा कि माना मना के बारे में तुम्हारी समझ बेमिसाल है। माना मैकेनिक्स में तुम्हें सबसे अच्छे लोगों में गिना जा सकता है, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर इमॉर्टल्स के बीच भी। तो मैं अभी भी एक सॉवरेन से पीछे था। खैर, इसकी उम्मीद तो थी ही।
एकेडमी दोनों एग्जाम्स के लिए 1000 पॉइंट्स में से सबको रैंक देती है और तुमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मैंने हामी भरते हुए सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि इस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके सामने मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। शुरुआत में यह एहसास हल्का था, लेकिन अब मैं इसे अपने अंदर गहराई से महसूस कर सकता था। इस आदमी के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वह गेम के उस कैरेक्टर जैसा लग रहा था, लेकिन साथ ही मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह वही है जिसे मैं हमेशा से जानता था। मुझे अपनी बेचैनी की असली वजह ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात पक्की थी। मैं इस दुनिया को फिर से कमतर आंक रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं चुपचाप अपना संगठन बना लूंगा, यह सोचकर कि अगर मैं सावधान रहा तो सब कुछ आसानी से चलता रहेगा। लेकिन क्या हो अगर मेरा अस्तित्व कभी कोई राज था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी दुनिया में आए हुए पूरे 2 साल बीत जाने के बाद अब मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे थे। लेकिन अपने सामने खड़े उस आदमी की पीठ को देखकर मुझे बस यही लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। हेडमास्टर कुछ देर तक चुप रहे। वे बस बाहर की तरफ देखते रहे। क्या वे असलियत से परे कुछ देख रहे थे? हूँ? मैं क्या सोच रहा था? यहाँ खासकर उनके पास रहते हुए मेरे विचार और भी उलझते जा रहे थे। उफ! लगता था मेरा सिरदर्द फिर से शुरू हो गया है। पिछले 1 साल में मेरे सिरदर्द काफी कम हो गए थे। कम से कम मेरे दिमाग में लगातार दर्द तो नहीं रहता था। लेकिन उस समय के बाद से कभी-कभी होने वाले सिरदर्द ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। पहले के मुकाबले इनकी संख्या कम थी, लेकिन फिर भी जब भी सिरदर्द होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ समय के लिए मेरा अपने शरीर पर कोई काबू नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल मुझे सिरदर्द हो रहा हो और अगले ही पल मैं कहीं और था, कोई और काम कर रहा था। उस समय की मेरी यादें धुंधली रह गईं और यह फिर से होने लगा था। लेकिन मैं यहाँ कमजोरी नहीं दिखा सकता था। मैं इस आदमी के सामने कुछ गैरजरूरी करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मेरी नज़र धुंधली होने से पहले मैंने एक बार हेडमास्टर की तरफ देखा। हाँ, क्या मैं बेहोश हो रहा था? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी नज़र धुंधली होती जा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की, मैंने देखा कि हेडमास्टर मेरी तरफ मुड़कर देख रहे हैं। उनकी काली आंखों में एक मजेदार भाव था। क्या यह उनका काम था? नहीं। क्या मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द कहने से पहले ही मेरा दिमाग रुक गया। मुझे लगा कि हर सेकंड के साथ मेरी चेतना कम होती जा रही है। यह सब कुछ एक ही सेकंड में हो रहा था। मैं बता नहीं सकता। हम मुझे अपने शरीर पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। मैं अपने पूरे शरीर पर अपना कंट्रोल महसूस कर सकता था। केल की चेतना कुछ समय के लिए सो गई थी। बस कुछ देर के लिए। क्या यह उसी की करतूत थी? मैंने उस आदमी को फिर से देखा। नेमुर दैथरा नामदा अकादमी का हेडमास्टर। एक सॉवरेन। गेम में उसे शांत और सौम्य बताया गया था। ऐसा व्यक्ति जो अपने छात्रों की बहुत परवाह करता था। लेकिन अभी अपने सामने मौजूद उस जीव को देखकर मुझे वैसी कोई परवाह महसूस नहीं हुई जैसी बताई गई थी। मैं उसकी आंखों के भाव देख सकता था। मैं जानता था कि उन आंखों का क्या मतलब है। मेरे सामने खड़ा आदमी गेम में बताए गए किसी संत जैसा नहीं था। एक मौका परस्त।
यही एकमात्र शब्द था जो उसे शालीनता से बयां कर सकता था। आर्थर के साथ मुकाबले के बाद अपनी पूरी चेतना जागृत होने के पिछले 1 साल में मैं केल की आत्मा में एक सुरक्षा तंत्र, सेफ्टी मैकेनिज्म लगाने पर काम कर रहा था। और उसके दिमाग में भी। अगर कोई चीज उस तंत्र की सीमाओं को पार करती, तो यह एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता, जिससे केल की आत्मा कुछ समय के लिए बंद हो जाती। इतनी जोरदार कार्रवाई लंबे समय में इस शरीर के लिए हानिकारक हो सकती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना था जब बहुत जरूरी हो। और यह आदमी केल के शरीर के साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा था। अपनी मौजूदा ताकत के स्तर पर मैं ठीक ठीक पता नहीं लगा सकता था कि क्या किया गया था, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसने सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर दिया और केल की आत्मा को मेरी आत्मा से बदल दिया। दिलचस्प। नेमुर की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैं कुछ नहीं बोला। मुझे स्थिति का विश्लेषण करना था। मेरे सामने खड़ा आदमी मेरी मौजूदा ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुकाबले में उसे हराना एक भ्रम होता, और बहुत ज्यादा बोलने से उससे लड़ने की तुलना में ज्यादा नुकसान हो सकता था। मुझे सुनना था कि वह क्या सोचता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे छात्रों की ढाल माना जाता है, वह ऐसा व्यवहार क्यों करेगा? इस बात की संभावना थी कि उसे अपराधियों के साथ मेरे जुड़ाव का पता चल गया हो, लेकिन यह बहुत दूर की कौड़ी थी। हालांकि DX अब मैं और मजबूत हो गया था, और मेरे अंडर काम करने वाले अपराधियों का नेटवर्क भी बड़ा हो गया था। इतनी बात शक पैदा करने के लिए काफी नहीं थी। पहली बात तो यह कि मेरे अंडर काम करने वाले किसी भी अपराधी ने DX के सदस्य के तौर पर कोई काम नहीं किया था। उस संगठन का कोई भी ऑपरेशन एक्टिव नहीं था, कम से कम पब्लिक रिकॉर्ड में तो नहीं। DX की पहचान खुद उसके सदस्यों के अलावा किसी को नहीं पता थी। इसलिए मुझे किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो दुनिया की नजर में मौजूद ही नहीं थी, बेतुका था। फिर भी नेमुर एक सॉवरेन था, और मुझे अभी भी सॉवरेन की क्षमताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि मैंने गेम में उनसे लड़ाई की थी। वह एक गेम था। यह असलियत थी। गेम के मैकेनिक्स लड़ाई करने, मारने और जिंदा रहने के लिए बनाए गए थे। हर कैरेक्टर की शक्तियों की छोटी छोटी बातें ऐसी चीज में नहीं दिखाई जा सकती थीं जो सिर्फ इंसानों ने बनाई हो। यह एक असली दुनिया थी। मैं इन कैरेक्टर्स की क्षमताओं का अंदाजा सिर्फ इस आधार पर नहीं लगा सकता था कि वे गेम में कैसे लड़ते या व्यवहार करते थे। ऐसा करना बेवकूफ़ी होती, और शर्मनाक भी। तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, तुम्हारे रैंक और उम्र के हिसाब से। नेमुर के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। इच्छा शक्ति? क्या उसने मुझ पर किसी तरह का मानसिक हमला करने की कोशिश की थी? सावधान। तुम्हें पता है कि मैं अपनी उंगली के एक इशारे से तुम्हें मार सकता हूं। शायद मेरे शांत रवैये ने उसे परेशान कर दिया था। क्या वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था? करके दिखाओ, मैंने कहा, मेरी आवाज में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। नेमुर ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे पता था कि वह मुझे मार नहीं सकता। इसलिए नहीं कि मैं एक फ्रॉस्ट था। नहीं, ऐसी चीज से वह नहीं डरता। एक सॉवरेन एक मामूली ड्यूक से क्यों डरेगा? लेकिन यह नामदा था, शांति का शहर। इसकी तटस्थता ही इसे दुनिया भर की दूसरी ताकतवर जगहों के असर से बचाए हुए थी। मुझे मारने का मतलब होता उस नाजुक संतुलन को तोड़ना। और नेमुर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार वह सिर्फ एक सॉवरेन ही था। हो सकता है कि वह ताकतवर हो, लेकिन वह उसकी अपनी ताकत थी।
और दुनिया में वह अकेला सॉवरेन शक्तिशाली शासक नहीं था। एक गलत कदम और उसके दुश्मनों को उसे मारने का सही मौका मिल जाता। आखिर दूसरे सॉवरेन जिनके पास बेहिसाब ताकतें थीं, एक बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए इतनी दूर क्यों जाते? जाहिर है, नैतिकता की वजह से तो नहीं। पाखंडी लोग अपने मकसद पूरे होने पर हर चीज को सही ठहराते हैं। और इस मामले में मेरी मौत दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट करने का सबसे सही मौका होती। किस लिए? एक सॉवरेन के शरीर की कीमत इस ग्रह पर मौजूद किसी भी संसाधन से कहीं ज्यादा थी। नेमुर के शरीर का हर हिस्सा उनके अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन संसाधन होता। आमने सामने की लड़ाई में किसी सॉवरेन को मारने में दूसरे सॉवरेन के सफल होने की संभावना मुश्किल से 50% होती थी। जो लोग उस स्तर तक पहुंचते थे, वे सबसे बेहतरीन लोगों में से भी बेहतरीन होते थे। हर सॉवरेन को इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिभा कहा जा सकता था। और जब ऐसी प्रतिभाओं के बीच टकराव होता, तो नतीजे का अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता था। इसीलिए मेरी मौत उनके लिए कम जोखिम में ज्यादा इनाम पाने का सही मौका बनाती। आखिर में संख्या में ही ताकत होती है। नेमुर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह फिर भी गिरेगा। नेमुर मुझे ऐसे देखता रहा जैसे मैं कोई अनोखा नमूना हूं जिसे उसने खोजा हो। अभी उसकी नजर अल्फ्रेड से ज्यादा अलग नहीं थी। मजाक कर रहा हूं। मैं शांति का पक्का समर्थक हूं। नेमुर ने मुझे आज इतनी शांत मुस्कान दी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह जानता था कि मैं शायद किस नतीजे पर पहुंचा हूं। कुछ कॉफी? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना नेमुर हम दोनों के लिए कॉफी बनाने लगा। देखो केल, मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी है। अमर बनने के बाद भी मैंने और ताकत के सपने देखना कभी नहीं छोड़ा। मुझे कहना होगा, यह आदमी काफी एडजस्ट करने वाला था। यह महसूस करते हुए कि मुझ पर जबरदस्ती का तरीका काम नहीं करेगा, वह बातचीत करने लगा। उस समय दुनिया में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। सब कुछ बिखर रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस ग्रह का विनाश होना ही है। फिर किसी चमत्कार से नेमुर ने जुटन का इतिहास समझाना शुरू किया। हो सकता है कि उसने मेरी उम्र को ज्ञान की कमी के बराबर समझा हो। हालांकि मैं इतिहास की किताबों में बताई गई सच्चाई से कहीं बेहतर जानता था, फिर भी मैं चुप रहा। ऐसी बातें बताने का कोई मतलब नहीं था। आखिरी हमले के लिए विरोधी को यह भ्रम होने देना जरूरी था कि उसका पलड़ा भारी है। शिकार शुरू करने के लिए गार्ड कम करना पड़ा। और तभी मैं एक सॉवरेन बना। अपनी कहानी खत्म करते हुए नेमर ने कप से एक घूंट भरा। पूरे समय मैंने उसे बीच में नहीं रोका। तो हालांकि मैं अंदाजा लगा सकता था कि वह मुझसे क्या चाहता है, मुझे अपना रोल निभाना था। नेमर ने अपना गला साफ किया, जैसे कि बातचीत उसके लिए गंभीर हो गई हो। तुम्हें माना मैकेनिक्स की इतनी समझ है, तो जरूर कोई सोर्स होगा जिसने तुम्हारी मदद की होगी। नेमर मेज पर झुका, उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। मुझे इसके बारे में बताओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बाहर से मदद मिली थी? मैंने बेझिझक अपनी बात कही। हो सकता है कि तुम्हारी सोच गलत हो। मुझमें जन्म से ही माना पर अच्छा कंट्रोल था, जिसकी वजह से मुझे माना की अच्छी समझ है। मेरा जवाब सोच समझ कर दिया गया था। मुझे और जानकारी निकालनी थी। इस आदमी ने मुझ पर किस हद तक नजर रखी थी? वह मेरे बारे में और क्या-क्या जानता था? अरे बच्चे! नेमर की आवाज धीमी हो गई। एक संभावित स्टूडेंट होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। लेकिन मेरी परवाह को मेरी कमजोरी समझने की गलती मत करना। मैं बिना पलक झपकाए उसे घूरता रहा।
और तुम्हें मेरी शालीनता को मेरी अक्षमता समझने की गलती भी नहीं करनी चाहिए, मैंने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा और साथ ही मेज पर झुक गया। नेमर का चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब था। पीछे हटने से पहले उसने अपनी गर्दन को अजीब एंगल पर घुमाया। तुम क्या चाहते हो? सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए मैंने बस अपना सिर हिलाया। नेमर दैथरा, तुम मौजूदा हालात के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब मैंने उसका नाम लिया तो नेमर की आंखें थोड़ी फैल गईं। हालांकि मैं चाहता था कि उसे लगे कि उसका पलड़ा भारी है, लेकिन रिस्क ज्यादा था। लंबी चाल चलने के चक्कर में मैं अपनी बढ़त नहीं खो सकता था। कुछ लड़ाइयां जल्दी खत्म होनी चाहिए, वरना नुकसान ऐसा हो सकता है जिसकी भरपाई न हो सके। मुझे असल में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें ही मेरी जानकारी की जरूरत है। मैंने उसके सामने सारी बातें रखीं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी अभी भी मेरे हाथों में है। नेमुर जानता था कि यह एक बेकार की बात थी। तो तुम इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? अपने हाथ थकाने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि तुम उनका इस्तेमाल किसी काम की चीज के लिए करो। मुझे पता था कि मैं उसकी बर्दाश्त करने की हद को आजमा रहा था, लेकिन मुझे मजबूत दिखना था। मुझ जैसे इंसान के पास मना की इतनी गहरी जानकारी तभी हो सकती थी जब मेरा माना कंट्रोल भी उसी लेवल का हो, और किसी ने मुझे उस लेवल तक पहुंचने में मदद की हो। तो जरूर मेरा कोई मजबूत मददगार रहा होगा। कम से कम एक तेज दिमाग वाला इंसान यही सोचेगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैंने अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए कहा। नेमुर कुछ नहीं बोला, उसने मुझे आगे बोलने का इशारा किया। तुम अपना माना कंट्रोल बेहतर बनाना चाहते हो, क्या इसीलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक सॉवरेन होने के नाते तुम्हारे पास पहले से ही काफी अच्छा माना कंट्रोल है। यह बात असलियत से बहुत कम थी। एक सॉवरेन का माना कंट्रोल मेरी मौजूदा हालत के माना कंट्रोल से कहीं ज्यादा होता था। इतने अच्छे माना कंट्रोल के बिना दुनिया के लिए एंकर बनना नामुमकिन था। तो और क्यों चाहिए? उसे किसी ऐसे बच्चे से बातचीत करके खुद को नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी जिसकी उम्र उसकी उम्र का 1% भी नहीं थी। क्या चीज उसे अपने घमंड को छोड़ने पर मजबूर कर सकती थी? हाँ, क्या वह कोशिश कर रहा था? मैं अपना रैंक बढ़ाना चाहता हूं। यह मुमकिन तो था, लेकिन तुम्हें लगता है कि मेरे तरीके से तुम्हें इवॉल्व होने में मदद मिलेगी? मुझे नहीं लगता था कि उसके पहले से ही जबरदस्त टैलेंट से ज्यादा माना कंट्रोल बेहतर करना इवॉल्व होने के लिए जरूरी था। डिवाइन बनने के लिए नहीं मिलेगी तो फिर? लेकिन मैं इवॉल्व होने से पहले सारी अधूरी चीजें पूरी करना चाहता हूं। सिर्फ जब मैं अपनी पूरी ताकत पर पहुंच जाऊंगा, तभी मुझे अपने मौजूदा शरीर की सीमाओं से आगे निकलने का भरोसा होगा। यह मुझे लगा कि अब मुझमें उससे ज्यादा बढ़त नहीं रही। उसकी वजह शायद जरूरी थी, लेकिन कोई मजबूरी नहीं थी। और मैं सिर्फ मुनाफे के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। फिर भी मैं उससे थोड़ा और फायदा उठा सकता था। मेरी मदद के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? मैंने सचमुच उससे पूछा। मुझे उसकी सीमाएं जाननी थीं। जब तक बात सॉवरेंस से लड़ाई तक न पहुंचे। डरपोक? हालांकि मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था। सोवरेंस से लड़ना खुद एक सोवरेन होने के बावजूद संभावित इनामों की तुलना में कहीं ज्यादा जोखिम भरा काम था। इसे आसान रखते हैं। जब तक मैं डायमंड रैंक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरे गार्डियन रक्षक बनो। नेमुर ने एक बार पलकें झपकाईं।
तुम इसे बहुत आसान बता रहे हो। यह आसान है। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। हालांकि आर्थर मेरी ढाल बनने के लिए वहां था ही। एक अतिरिक्त बैकअप से कोई नुकसान नहीं होता। और आर्थर के साथ मेरा रिश्ता एक राज था। जब तक जरूरी न हो उसे जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आर्थर की देखरेख में एक्स सुरक्षित रहेगा, जबकि केल केल के रक्षक के तौर पर नेमुर दैथरा होगा। नेमुर ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। गार्डियन होने का मतलब सिर्फ मेरी सुरक्षा करना ही नहीं था, बल्कि मेरा हर काम नेमुर से जुड़ा होगा, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो, चाहे वह फिजिकली हो या पॉलिटिकली। हमारी इमेज एक दूसरे से जुड़ी होंगी। मुझे एक मजबूत सपोर्टर मिलेगा और साथ ही मेरी इमेज भी साफ रहेगी। एक्स के तौर पर दुनिया मेरे खिलाफ होगी और केल के तौर पर मैं न्याय के तथाकथित डिफेंडर्स में से एक होऊंगा। अरे, तुम्हारा भी एडमिशन हो गया? हाँ, लगता है मेरी किस्मत अच्छी थी। नहीं, सीना तानकर खड़े हो यार। एक बड़े ऑडिटोरियम में छात्र आपस में बातें कर रहे थे। नतीजे आ चुके थे और यहाँ मौजूद छात्र वे थे जिन्हें एकेडमी में एडमिशन मिला था। स्टाफ के लोग जल्द ही होने वाले प्रोग्राम की तैयारी में इधर-उधर आ जा रहे थे। नतीजे तो आ गए थे, लेकिन रैंकिंग अभी जारी होनी बाकी थी। अमीर और आम लोग दोनों ही रैंक के पता चलने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इन्हीं रैंक से तय होना था कि उन्हें कौन सी क्लास मिलेगी। नामदा में क्लास का एक बेसिक स्ट्रक्चर था, जिसमें छात्रों को उनके एग्जाम स्कोर के आधार पर बांटा जाता था। जिसकी रैंक जितनी अच्छी होती, उसे पढ़ने के लिए उतनी ही अच्छी क्लास मिलती। हर क्लास का बजट पहले से तय होता था और सबसे अच्छी क्लास को बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था। यह सिस्टम सभी छात्रों में कंपटीशन की भावना बनाए रखने के लिए शुरू किया गया था। अगर कोई छात्र एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी रैंक लाता, लेकिन बाद में उसका परफॉर्मेंस गिर जाता, तो नतीजा यह होता कि उसे निचली रैंक वाली क्लास में भेज दिया जाता। आम लोगों के लिए यह सिस्टम बहुत मायने नहीं रखता था, क्योंकि ज्यादातर मामलों में नामदा में एडमिशन मिलना ही उनके लिए एक बड़ी जीत थी। असलियत तो यह थी कि नामदा की सबसे निचली रैंक वाली क्लास में भी दुनिया की सबसे अच्छी एकेडमीज के मुकाबले बेहतरीन सुविधाएं थीं। लेकिन अमीरों के लिए यह सिस्टम किसी नर्क से कम नहीं था। उन्हें अपनी रैंक बनाए रखनी पड़ती थी और उसे बेहतर करने की कोशिश भी करनी पड़ती थी, बेहतर सुविधाओं के लिए नहीं, हालांकि वह उनके लिए एक बोनस जरूर था। मुख्य कारण यह था, ये रैंक पूरी दुनिया में उनके नोबल परिवारों की हैसियत तय करती थी। अगर कोई वारिस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छी रैंक लाता, लेकिन बाद में उसके स्कोर गिर जाते, जिससे उसे क्लास बदलनी पड़ती, तो उसके और उसके परिवार के लिए नतीजे बहुत बुरे होते, क्योंकि समाज में उनका मजाक जरूर बनता। अमीर लोग उनके मुंह पर तो बुरा भला नहीं कहते। नहीं, हर अमीर व्यक्ति का अपना एक गौरव होता था, जो उन्हें ऐसा बचकाना व्यवहार करने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन उनकी पीठ पीछे उन्हें जो बेइज्जती झेलनी पड़ती, वह उनके लिए मौत की घंटी जैसी होती। ऑडिटोरियम में सीटें छात्रों के स्टेटस के हिसाब से भरी हुई थीं। हालांकि एकेडमी बराबरी को बढ़ावा देती थी। मैदान, खैर, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि किसी ताकतवर गुट को सिर्फ इसलिए नाराज करे क्योंकि उन्हें यहां बराबरी का झूठा एहसास हुआ था। सामने की सीटों पर अलग-अलग साम्राज्यों के वारिस बैठे थे, जिनमें जूटन में रहने वाली सभी जातियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इंसान, वैम्पायर, एल्फ, ड्वार्फ और वेयरवुल्फ दुनिया की मुख्य जातियां थीं। दूसरी जातियां भले ही कम संख्या में थीं, उन्हें भी मुख्य और ताकतवर जातियों जैसा ही बराबरी का दर्जा मिला हुआ था।
ऐसा इसलिए नहीं था कि ये छोटी जातियां ताकतवर थीं, बल्कि इसलिए कि वे शाही परिवार से थीं, भले ही असली ताकतवर गुटों की तुलना में वे कितनी भी कमजोर क्यों न हों। उनके ठीक पीछे उन साम्राज्यों के तहत आने वाली डकदम रियासतों के वारिस बैठे थे। वेल्ट्रान साम्राज्य के मामले में वेल्ट्रान शाही परिवार के साथ फ्रॉस्ट परिवार के सदस्य एलिसिया और केविन भी थे। दूसरे ड्यूक वारिस उनके पीछे बैठे थे, लेकिन फ्रॉस्ट परिवार के सदस्य शाही परिवार के साथ बैठे थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्रॉस्ट परिवार के वेल्ट्रा परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, बल्कि इसलिए भी कि फ्रॉस्ट परिवार पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर डकदम में से एक था। कई लोगों का मानना था कि अगर वेल्ट्रा और फ्रॉस्ट परिवारों के बीच संबंध इतने अच्छे न होते तो वेल्ट्रान साम्राज्य पहले ही एक ऐसे गृहयुद्ध में डूब चुका होता जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। फ्रॉस्ट परिवार के पास वैसी ताकत थी, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। यही कारण था कि वेल्ट्रान साम्राज्य दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था, जहां दो दिग्गज ताकतें मिलकर किसी भी ऐसी चीज का सामना करने के लिए तैयार थीं जो उनकी जमीन के लिए खतरा बन सकती थी। डायना अपनी आम अदा के साथ बैठी थी, उसकी हर हरकत में एक खास नज़ाकत और गरिमा थी। उसकी ग्रे आंखें उसके पहले से ही खूबसूरत चेहरे पर चार चांद लगा रही थीं। वह सचमुच भगवान की एक बेहतरीन रचना जैसी लग रही थी। अपने सिल्वर बालों को झटकते हुए डायना ने एलिसिया की ओर देखा, जो ऑडिटोरियम में आने के बाद से ज्यादा कुछ नहीं बोली थी। क्या तुम अपनी रैंक को लेकर परेशान हो? केविन ने बातचीत में शामिल होने की उम्मीद में अपना ध्यान उनकी तरफ किया। सच कहूं तो दो खूबसूरत लड़कियों के बीच बैठकर उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। यहाँ बैठकर नतीजों का इंतजार करना बस झुंझलाहट भरा है। क्या वे नतीजे मैसेज बोर्ड पर नहीं दिखा सकते थे? एलिसिया ने हल्की सी आह भरी। कितना ड्रामा है। डायना यह सुनकर हंसी। वह और एलिसिया बचपन से ही दोस्त थीं। साम्राज्य के दो सबसे ताकतवर परिवारों से होने के कारण उनके बातचीत करने वाले लोगों का दायरा हमेशा सीमित रहा था। हालांकि उनके सैकड़ों दूसरे रईस परिवारों के वारिसों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन वे दोस्ती बस नाम की ही थी। साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनसे वे खुलकर बात कर सकती थीं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि एलिसिया की रैंकिंग मुझसे बेहतर होगी, केविन ने जबरदस्ती उत्साह दिखाते हुए कहा। मेरी जीनियस बहन। हाँ हाँ हाँ। एलिसिया बस केविन के हाथ को घूर रही थी जो उसके चेहरे के पास हाई फाइव के इशारे में था। केविन बस अपना हाथ हवा में ऊंचा रखे हुए था, उम्मीद कर रहा था कि कोई जवाबी एक्शन लेगा। एलिसिया का मूड बदलना उसके लिए आम बात थी। जब उसने कोई गलती नहीं भी की थी, तब भी उसे समय रहते स्थिति को सुधारना था। अगर नहीं तो सिर्फ वही जानता था कि उसका क्या नतीजा होगा। थप्पड़। अजीब सी खामोशी देखकर डायना ने केविन की हिम्मत बढ़ाने वाली कोशिश का जवाब देने का फैसला किया। दूसरे रॉयल्स चुपचाप यह बातचीत देख रहे थे। उन्हें वेलेट्रांस के बीच के डायनामिक्स पर कमेंट करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक ड्यूकडम का रॉयल्टी के बराबर रुतबा होना कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे अपने एम्पायर में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। खांसी। खांसी। सबका ध्यान प्लीज। 30 साल की एक महिला स्टेज पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। क्लिक। दरवाजा बंद करके मैं हॉलवे में खड़ा हो गया और सोचने लगा। नेमुर के साथ हुई डील एक किस्मत वाली बात थी, लेकिन इसने मुझे एक बात तो पक्की तरह सिखा दी थी। मुझे और मजबूत बनना था, और बहुत तेजी से। नेमुर एक समझदार आदमी था जिसकी अपनी भावनाओं और अहंकार पर अच्छी पकड़ थी। अगर जरा भी वह अस्थिर होता
तो मैं बहुत बुरी हालत में फंस जाता। नेमुर जानता था कि मेरे साथ बेरहमी से पेश आने का क्या नतीजा हो सकता है, लेकिन उसके सब्र ने ही उसे कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से रोका था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुस्से में मुझे मारने के बाद उसे क्या भुगतना पड़ता। एक बार जब मैं मर जाता तो बस मर ही जाता, दूसरा मौका नहीं मिलता। मेरी जिंदगी एक दांव पर लगी थी, जिसे मैंने जीत लिया सिर्फ किस्मत के भरोसे। मैं अपनी सोचने समझने की काबिलियत और हालात को संभालने के तरीके की तारीफ नहीं करूंगा। दूसरों को यह एक सोची समझी जीत लग सकती थी, लेकिन असलियत मुझे पता थी। नेमुर के लॉजिकल तरीके ने ही आज मेरी जान बचाई थी। एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होने का कोई फायदा नहीं था अगर मैं खुद की सुरक्षा के लिए हुक्म भी न दे सकूं। अब एक गंभीर बात मेरे ध्यान में आई थी। आर्थर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका कोई फायदा नहीं था अगर मैं उसे अपनी मर्जी से बुला न सकूं। मुझे इसके बारे में कुछ करना ही था। फिलहाल मेरा समय खत्म हो रहा था। मेरी नजरें फिर से धुंधली होने लगीं और सिर का दर्द बढ़ गया। तुमने क्या किया है? मैंने हेडमास्टर की तरफ देखते हुए कुछ कहने की कोशिश की। हाँ, वह कहाँ था? जब मैंने आसपास देखा तो पाया कि मैं उसी हॉलवे में खड़ा था जहां से कुछ देर पहले गुजरा था। मेरे पीछे मुझे हेडमास्टर के ऑफिस का दरवाजा दिखाई दिया। मुझे बस इतना याद था कि मैं उससे बात कर रहा था। आह, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। मुझे लगता है कि हेडमास्टर मेरा गार्जियन बनने के लिए राजी हो गए थे। यह पक्का मेरी तरफ से एक बहुत बढ़िया चाल थी। हाँ। मीटिंग के दृश्य धीरे धीरे मेरे दिमाग में घूमने लगे। फिर से ऐसा लगा जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं। लेकिन अगर वहां मैं नहीं होता। हम मैं क्या सोच रहा था? हाँ। हालांकि हेडमास्टर चाहते थे कि उस तरीके से उनका माना कंट्रोल बेहतर हो सके, मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें ज्यादा मदद कर पाऊंगा। आखिरकार मेरा माना कंट्रोल तो उस रिचुअल का नतीजा था, न कि कोई ऐसी चीज जो मैंने खुद सीखी थी। और जहां तक उन्हें वह रिचुअल सिखाने की बात है, वह रिचुअल आखिर मैंने असल में कौन सा रिचुअल किया था? गेम में केल को बस कुछ घेरे बनाते और उनके बीच रिचुअल करते हुए दिखाया गया था। और अगर मैं उस रिचुअल की डिटेल्स याद करने की कोशिश भी करूं तो वे बहुत धुंधली लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में वह रिचुअल कभी हुआ ही न हो। हम अब जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूं तो केल को वह रिचुअल कहां से मिला था? कोई ऐसी चीज जो किसी व्यक्ति के माना कंट्रोल और इवोल्यूशन की क्षमता को इतना बढ़ा सके, वह जरूर किसी ऐसे उदार व्यक्ति ने दी होगी जिसने एक मामूली बच्चे को इतनी बड़ी शक्ति के बारे में बताया हो। इस रिचुअल की शुरुआत के पीछे कौन था? और रिचुअल की डिटेल्स सिर्फ केल को ही क्यों दी गईं? सब कुछ बहुत संदिग्ध लग रहा था। इससे भी बड़ी बात, मैंने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा? ऐसी कमी या चूक तो मुझे आसानी से दिख जानी चाहिए थी। केल से जुड़े रहस्य और बढ़ते जा रहे थे जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता था। घर छोड़ने के बाद से केल दुनिया की नजरों से कैसे छिपा रहा? जाहिर है फ्रॉस्ट परिवार ने उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। गेम में रॉयल बैंक्वेट की घटना के बाद केल को तभी देखा गया था जब वह रिचुअल से गुजर रहा था और उसे उसकी शक्तियां मिली थीं। उसके बाद वह सीधे गेम के आखिरी हिस्सों में दिखाई दिया। तो तब तक वह कैसे छिपा रहा? और उससे भी बड़ी बात, केल ने अपने माता पिता से एक बार भी संपर्क क्यों नहीं किया? हालांकि बैंक्वेट में उसे दुख पहुंचा था, लेकिन 15 साल के बच्चे के लिए बिना किसी सहारे के अकेले जिंदा रहना मुमकिन नहीं था।
अगर कोई और होता तो स्थिति समझी जा सकती थी, लेकिन केल जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने कुलीन वर्ग की शानदार जिंदगी जी थी, अकेले रहना नामुमकिन था। अगर मैं यह मान भी लूं कि घर छोड़ने के बाद पूरे 1 साल तक कायल उन्हीं जंगलों में घूमता रहा जहां मैं रिचुअल के बाद पहुंचा था, फिर भी बातें मेल नहीं खाती। कोई इंसान राक्षसों से भरे जंगल में जिंदा कैसे रह सकता है? कायल जैसे कमजोर इंसान के लिए तो वह जगह जानलेवा साबित होती। और हाँ, मेरे वहां पहुंचने के बाद जंगल से गुजरते हुए भी मुझे कोई राक्षस नहीं मिला, सबसे कमजोर वाला भी नहीं। फिर बात आती है मेरे टैमिर में दाखिल होने की। इतने बड़े शहर में मेरे पीछे भेजे गए किसी भी ट्रैकर को मेरा सुराग मिल ही जाता। पिछले 3 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरा पीछा किया हो या मुझ पर नजर रखी हो। कास्टर भले ही कायल से कितना भी निराश क्यों न रहा हो, वह कभी भी अपने खून के रिश्ते को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता। मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि कास्टर कायल के बारे में क्या सोचता था, लेकिन इतना जरूर पता था कि आलिया, मेरी तथाकथित माँ, अपने बेटे को किसी अनजान गली में मरते हुए नहीं देख सकती थी। हेडमास्टर को भी मेरे ठिकाने के बारे में नहीं पता था। उनके लेवल के सॉवरेन के लिए मेरा पास्ट देखना आसान होता। वह आसानी से पता लगा सकते थे कि मैंने पिछले सालों में किन लोगों से बात की थी और मैं किन जगहों पर अक्सर जाता था। ऐसी डिटेल्स से शायद उन्हें मेरे हाई लेवल माना कंट्रोल के सोर्स का पता चल जाता। फिर भी उन्हें कुछ नहीं पता था, इसीलिए वह मुझसे बातचीत करने को तैयार थे। हो सकता है उन्हें मेरा बैकग्राउंड उससे ज्यादा रहस्यमयी लगा हो जितना मैंने दिखाने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर मुझे सेफ रख रहा हो, या वह इंसान मुझे किसी चीज के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, धत तेरे की, मैं एक नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? क्या एक नॉर्मल नागरिक इसके लायक नहीं है? हाँ। मैं ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ा। वही नतीजे घोषित होने वाले थे। सेरेमनी आम तौर पर होने वाले तरीके से ही हुई। एकेडमी के सभी जरूरी सदस्यों ने भाषण दिए और उसके बाद एकेडमी के हेडमास्टर ने भाषण दिया। फिर आखिर में एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे घोषित किए जाने थे। वैसे सबके नतीजे सबके सामने घोषित नहीं होने वाले थे। सिर्फ नए रिक्रूट्स में से पहले नंबर पर आने वाले का नाम घोषित किया जाना था, और वो मैं था। मुझे स्टेज पर बोलने के लिए एक भाषण तैयार करना था, और जब मैंने कुछ लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यह सच में दिमाग खपाने वाला काम था। स्टूडेंट्स से बात करते समय मुझे कैसा लहजा रखना चाहिए? बाकी स्टूडेंट्स के नतीजों की बात करें तो नए बैच के टॉपर का नाम पता चलने के बाद उन्हें एकेडमी के पोर्टल पर दिखाया जाना था। मैंने पास की दीवार पर लगी घड़ी देखी। सेरेमनी शायद शुरू हो चुकी थी। हेडमास्टर ने मुझसे शुरू से ही इसमें शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ऐसा न करने का फैसला किया था। भले ही मैं टॉपर न होता, तब भी ऑडिटोरियम में घुसने पर ज्यादातर लोगों का ध्यान मुझ पर ही जाता। मैं काफी मशहूर था, बस अच्छे कारणों से नहीं। और मेरे साथ बैठने के लिए कोई करीबी दोस्त भी नहीं था। सच कहूँ तो मेरे पास थोड़ी बहुत बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं था। नतीजा यह कि मैं कुछ भी करता, मेरे लिए स्थिति शर्मनाक ही होती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ऑडिटोरियम में तभी जाऊंगा जब मेरा नाम घोषित किया जा रहा होगा। मैं एक जबरदस्त एंट्री करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मुझे दिखावे का शौक था। खांसी। मैं उस जगह की तरफ बढ़ा जहां ऑडिटोरियम होना चाहिए था, लेकिन वहां एक कमरे पर बड़ा सा साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था पेंट्री। मुझे यकीन था कि मैंने मैप को फॉलो किया था। हूँ? ओह,
क्या यह दाईं ओर था और फिर दक्षिण की तरफ और फिर बाईं ओर मुड़ना था? लगता है मुझसे एक मोड़ छूट गया। सच कहूं तो कई मोड़ छूट गए थे। हाँ, मैप्स अच्छे नहीं थे। उन्हें और ज्यादा आसान बनाना चाहिए था। टस्क, मेरी गलती नहीं है। सर, आपकी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपने जो कुछ भी कहा वह आगे चलकर छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगा। एंकर ने कहा और उसकी आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। एक के बाद एक भाषण सुनकर छात्र काफी ऊब चुके थे। आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी चीजें हर किसी के सब्र का इम्तिहान लेती हैं। छात्रों की सुविधा की परवाह किए बिना एंकर ने अपना गला साफ किया, जैसे कि वह कोई बड़ी घोषणा करने वाली हो। और सचमुच वह घोषणा बड़ी ही थी। तो चलिए आज के मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप में से कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप में से अभी टॉप रैंकर कौन है। हालांकि छात्र इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि इसके लिए इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत है। हाँ, टॉप रैंकर निश्चित रूप से कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति ही होगा। लेकिन एक औसत छात्र जानता था कि वे उस स्टेज पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा खास छात्र जो अपनी पीढ़ी के सभी साथियों से आगे निकल सके, वह सिर्फ बड़ी जातियों के शाही परिवारों में से ही कोई हो सकता था। उनके टैलेंट ने ही उन्हें सदियों तक दुनिया पर राज करने में मदद की थी। इस खुलासे को छोड़ दें तो कई छात्र चाहते थे कि रैंकर का नाम पता चल जाए ताकि वे अकादमी के पोर्टल पर अपने नतीजे देख सकें। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, छात्रों ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि वे शाही परिवार या जो भी पहले नंबर पर था उसका अनादर कर रहे थे। बस उनमें अब अपना उत्साह बनाए रखने की ऊर्जा नहीं बची थी। दुनिया भर के किसी भी हिस्से में इतने लंबे समारोहों के पीछे का कारण हमेशा से एक रहस्य रहा है। छात्रों में कम उत्साह देखकर एंकर निराश नहीं हुई। उसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैंने पूछा, क्या आप तैयार हैं? उसने एक बार फिर हॉल में जोर से आवाज लगाई। हाँ, इतनी जोरदार और प्रभावशाली आवाज छात्रों को सचेत करने के लिए काफी थी। इस साल का नतीजा अकादमी के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हुआ है। पहली लाइन सुनते ही कई लोगों का ध्यान खिंच गया। दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती देख एंकर ने सस्पेंस बनाने के लिए एक पल के लिए चुप्पी साध ली। आमतौर पर नियमों के अनुसार केवल पहले स्थान पर आए छात्र का नाम बताया जाता है, लेकिन इस बार एक नया रिकॉर्ड बना है। नया रिकॉर्ड? अरे, एक और मॉन्स्टर। अरे, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? जाहिर है वैम्पायर ही स्टेज पर आएंगे। नहीं, तुमने एल्विन राजकुमारी को देखा? कहते हैं कि एल्व्स में भी वह ऐसी टैलेंटेड हैं जो सदियों में एक बार ही मिलती हैं। तो क्या हुआ? क्या तुमने हाउस ड्रेकोथ के नए वारिस के बारे में सुना है? हम्म, कौन है ये? अरे यार, क्या तुम नशे में हो? नहीं, क्यों? मुझे लगता है कि ये वेयरवुल्व्स में से ही कोई होगा। वो जानवर। ओए, मरना है क्या? शांत हो जाओ दोस्तों, और नस्लभेदी मत बनो। रैंकर तो एल्व्स में से ही कोई हो सकता है, एक स्टूडेंट ने शांत आवाज में कहा। आसपास के लोगों ने उसे एक नजर देखा। देखो कौन बोल रहा है। क्या वो खुद एल्फ नहीं है? हाँ, एल्फ कहे जाने पर स्टूडेंट ने छाती फुला ली। रेसिस्ट? क्या? भाड़ में जाओ। एंकर ने बीच में नहीं टोका क्योंकि सभी स्टूडेंट अपनी चर्चाओं में लगे हुए थे।
लेकिन वह मेन इवेंट को और टाल नहीं सकती थी। खांसी। स्टूडेंट्स ने अपना ध्यान फिर से लगाया और पूरा ऑडिटोरियम फिर से शांत हो गया। नया रिकॉर्ड बनना कोई रोज की बात नहीं थी। आपकी थ्योरी और एग्जाम के स्कोर जोड़कर आप सभी का कुल 1000 पॉइंट्स में से मूल्यांकन किया जाता है। जहां तक पिछले रिकॉर्ड होल्डर की बात है, तो आज तक उनका कुल स्कोर 700 पॉइंट्स था। बुदबुदाहट फिर से शुरू हो गई। इस बार रिकॉर्ड दो स्टूडेंट ने बहुत बड़े अंतर से तोड़ा है। क्या बकवास है? क्या दो रैंकर हैं? अच्छा, उसने यही कहा। मैंने सुना। भाड़ में जाओ। यह खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नया रिकॉर्ड बना था, बल्कि इसलिए भी कि दो रैंकर्स ने पिछली पीढ़ियों को पीछे छोड़ दिया था। यह खबर मजाक उड़ाने वाली नहीं थी। शायद दुनिया में पावर प्ले आखिरकार पलट जाएगा और दो मॉन्स्टर पैदा होंगे। प्लीज हमारे रैंकर का स्वागत करें, जिसने 850 पॉइंट्स के स्कोर के साथ दूसरा स्थान जीता है। नोआ के लिए जोरदार तालियां। नोआ को पता था कि उसमें लड़ने का हुनर है, क्योंकि उसने 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली लड़ाई लड़ी थी। उस भर्ती ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। तब से वह अपने पास मौजूद साधनों से अपनी स्किल्स को बेहतर बना रहा था। हालांकि साम्राज्य ने उसके हुनर को थोड़ा पहचाना था और तब से उसे स्पॉन्सर भी कर रहा था। सच हमेशा कड़वा ही रहा है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, सत्ता में बैठे लोग हमेशा सबसे बुरे ही होते थे। आम लोगों को यह बात पता थी कि भले ही साम्राज्य ने उनके लिए बजट तय किया हो, उन्हें उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लोगों के हक छीनने का हर मौका लपकने को तैयार रहते हैं। और चाहे ऊपर बैठे लोग कितने भी उदार क्यों न हों। किसी इलाके में लोगों के अलग अलग वर्गों को जोड़ने का मुख्य काम हमेशा बिचौलियों का ही होता था। इसलिए नोआ को स्कॉलरशिप के तौर पर जो पैसे मिले थे, वे सिर्फ उसके रहने और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के काम आए। कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ हुनर ही सब कुछ नहीं था। उस हुनर को पूरी तरह से निखारने और आगे बढ़ाने के लिए आपके पास पैसे की ताकत भी होनी चाहिए थी। जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करने के बावजूद नोआ ने किसी तरह अपनी ताकत बढ़ाई थी। हालांकि अपनी मौजूदा स्थिति तक पहुंचने में उसे जो समय लगा, वह उस समय से कहीं ज्यादा था जो उसे सही मदद मिलने पर लग सकता था। इसलिए जब नोआ ने नामदा एकेडमी के बारे में सुना, तो वह वहां पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक था। एकेडमी से मिलने वाले साधनों की मदद से नोआ जानता था कि वह पूरी दुनिया में किसी भी दूसरे व्यक्ति से तेजी से आगे बढ़ेगा। यह घमंड नहीं था, यह आत्मविश्वास था। और नोआ का मौजूदा लेवल उसके जबरदस्त हुनर का सबूत था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह एक सिल्वर 2 फीट कल्टीवेटर था, एक ऐसा मुकाम जो इतिहास में बहुत कम लोगों ने हासिल किया था। और यह सब तब हुआ जब वह किसी रईस खानदान में पैदा नहीं हुआ था। उसके पास न तो मजबूत ब्लड लाइन थी और न ही कोई दैवीय विरासत। दुनिया के सबसे खास लोगों के लिए भी, जिनका एकेडमी में एडमिशन हुआ था, आम तौर पर सिल्वर 1 लेवल पर होना ही काफी माना जाता था। इनमें से ज्यादातर मॉन्स्टर, असाधारण प्रतिभा वाले लोग, शाही परिवारों से थे, जिनके पास पूरे साम्राज्य की दौलत थी। और उनमें से ज्यादातर अभी शुरुआती सिल्वर 1 लेवल पर ही थे, क्योंकि उन्होंने अभी-अभी अपने ब्रॉन्ज कोर को विकसित करने की बाधा को पार किया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि सिल्वर रैंक के 2 टियर के बीच ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन सिर्फ सत्ता में बैठे लोग ही जानते थे कि इतनी कम उम्र में तेजी से आगे बढ़ना कितना मुश्किल था। जैसे जैसे लोग बड़े होते थे, उनका अनुभव उन्हें अपने माना कंट्रोल को बेहतर बनाने में मदद करता था। लड़ाई की समझ, माना कंट्रोल
और यहाँ तक कि माना मेरिडियन से माना के बहाव की बारीक बातें, ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें सिर्फ किताबों से नहीं सीखा जा सकता था। अपने शरीर को समझना ही शरीर को विकसित करने की कुंजी थी। अगर किसी को यह नहीं पता था कि उसका शरीर क्या चाहता है, तो वह अपने कोर को कैसे विकसित कर सकता था, जो उनकी शक्ति का केंद्र थे। ऐसी जानकारी सिखाई नहीं जा सकती थी, इसे महसूस करना पड़ता था। समय के साथ कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति भी विकसित होना सीख सकता था। कम से कम उनकी प्रजाति के इतिहास में अलग अलग प्रजातियां इसी तरह विकसित हुई थीं। ऐसा नहीं था कि ये प्रजातियां भगवान की देन थीं और उनके परिवारों में पैदा होने वाले हर व्यक्ति में जबरदस्त हुनर होता था। हर गुजरती सदी के साथ जीव अपने शरीर को बेहतर और समझदारी से नियंत्रित करना सीखते गए। वे जानते थे कि उनके लिए क्या जरूरी है और उन्होंने शरीर के उन अंगों या कार्यों को छोड़ दिया जिनकी बदलती परिस्थितियों में जरूरत नहीं थी। इसलिए ज्यादा उम्र के लोगों के लिए औसत हुनर होने के बावजूद अपने कोर को ब्रॉन्ज से सिल्वर में बदलना स्वाभाविक था। लेकिन जो युवा अभी अभी 20 साल के हुए थे, उनके लिए अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना ब्रॉन्ज रैंक में छल्लों रिंगसक को सिकोड़ना और साथ ही विकसित होना एक मुश्किल काम था। और अगर वे सिल्वर रैंक तक पहुंच भी जाते, जिसे इतनी कम उम्र में एक खास रैंक माना जाता था, तो सिल्वर 2 फीट बनने के लिए एक और माना रिंग बनाना बहुत कम लोग कर पाते थे। और जिन्होंने इसे हासिल किया था, वे इतिहास में कहीं खो गए थे। वे मरे नहीं थे। नहीं, वे आज के सॉवरेन शासक थे। नोआ के लिए ये टेस्ट बच्चों का खेल थे। जब से उसने अकादमी में दाखिला लिया था, उसे पता था कि वह नामडा का अगला स्टार बनेगा। इस रुतबे के साथ ऐसे फायदे भी मिले थे जो ज्यादातर रियासतों को भी शर्मिंदा कर दें। लेकिन जब छात्र नोआ नाम के रैंकर को ढूंढ रहे थे, तब नोआ उसे ढूंढ रहा था। वह व्यक्ति जिसने उसे पीछे छोड़ दिया था। नोआ बेअदबी नहीं कर रहा था, वह उत्सुक था। क्योंकि नोआ की जबरदस्त ताकत सिर्फ उसके टैलेंट पर आधारित नहीं थी। नहीं, यह उसकी चीट एबिलिटी थी जिसने उसके पहले से ही असाधारण टैलेंट को और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। एक ऐसा स्तर जो आम इंसानों की सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका था और यहाँ तक कि देवताओं को भी चुनौती दे सकता था। जहाँ तक उसकी क्षमता की बात है, तो वह और कुछ नहीं बल्कि माना स्वॉर्ड थी। यहाँ तक कि नोआ को भी अपनी क्षमता की पूरी हद का अंदाजा नहीं था। लेकिन एक बात उसे पक्के तौर पर पता थी कि उसकी इस काबिलियत ने उसके माना कंट्रोल को धीरे धीरे बेहतर किया था और उसे इतनी तेज रफ्तार से खेती करने दिया था। तो जब नोआ ने अपना नाम पुकारा तो वह पहले तो हैरान रह गया, टॉप स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि एकेडमी के इतिहास में दूसरे सबसे अच्छे स्टूडेंट के तौर पर। फिर भी वह अपने ख्यालों में डूबा हुआ शो में रुकावट नहीं डाल सका। नोआ अपनी सीट से उठा, एक हाथ अपने बाल ठीक करने में लगा, जबकि दूसरा अपनी शर्ट और ब्लेजर ठीक करने में। नोआ ने इसे एक रेंटल शॉप से उधार लिया था और पेनल्टी लगने से पहले उसे वापस करना था। हालांकि स्वभाव से शर्मीला, नोआ को नीचा देखा जाना पसंद नहीं था। जैसे ही वह दोनों तरफ की सैकड़ों सीटों से गुजरा, उसने आसपास के सभी स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। क्या यह वही है? कौन? यार, आज तुमने क्या सूंघा? एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की नजरें काले बालों और बीच में सफेद रंग के एक लड़के पर टिक गईं। क्या उसने नोआ कहा? यह आदमी पक्का। मेरा मतलब है, उसका कोई सरनेम नहीं है, बेवकूफ। हाँ, शायद किसी आम आदमी का। बिल्कुल नहीं। आम लोगों के सरनेम होते हैं। होते हैं? कौन सा बेवकूफ तुम्हें पास कर गया? बताओ, क्या तुमने चीटिंग की? कोई सरनेम नहीं।
शायद कोई अनाथ। नोआ स्टूडेंट्स की बड़बड़ाहट सुन सकता था जब वह स्टेज की तरफ जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात की परवाह थी कि ये अमीर लोग क्या सोचते हैं। शाही परिवार के लोग बिना किसी भाव परिवर्तन के अपनी सीटों पर बैठे रहे। हालांकि अंदर ही अंदर वे सभी बुरी तरह हैरान थे। सिर्फ शाही लोग ही नहीं, बल्कि आम लोग भी यह जानकर हैरान थे कि उनके बीच का ही कोई व्यक्ति पूरी अकादमी में दूसरे स्थान पर आया है। यह हैरानी जल्द ही खुशी और तालियों में बदल गई, क्योंकि सभी ने इस अप्रत्याशित नतीजे का जश्न मनाया। खैर, सभी ने नहीं, लेकिन ज्यादातर आम लोगों ने। जहां तक रईसों की बात है, उनमें से कई चुप रहे और कुछ के चेहरों पर नाराजगी या निराशा के भाव थे। एक आम आदमी, और वह भी एक अनाथ, उनमें से किसी से भी बेहतर रैंक पर आया था। यह उनके कुलीन खून का अपमान था। अब उनके पास बस यही उम्मीद बची थी कि पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति रईसों में से ही कोई हो। वैसे तो ऐसा नतीजा ही सामान्य बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज के नतीजों ने उनकी पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया था। सीढ़ियां चढ़कर नोआ उस मंच पर पहुंचा जहां सभी गणमान्य व्यक्ति उसे बधाई देने के लिए पहले से ही खड़े थे। सबसे पहले उसका स्वागत करने वाला व्यक्ति 50 के आसपास की उम्र का लग रहा था। उसके भूरे सफेद बाल उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व में और चार चांद लगा रहे थे। नोआ ने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति के बारे में कई लेख पढ़े और सुने थे। नामदा अकादमी के हेडमास्टर और दुनिया के शासकों सॉवरेन्स में से एक, नेमुर डेथरा। हेडमास्टर ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बधाई हो कैडेट नोआ, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। नोआ ने उस व्यक्ति की मजबूत पकड़ महसूस की। वे इतने उम्रदराज थे कि उनके पोते पोतियां भी हो सकते थे। हेडमास्टर के चेहरे पर एक स्नेहपूर्ण मुस्कान थी। हाथ मिलाते हुए नोआ ने भी उतनी ही विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। नोआ ने सम्मानपूर्वक अपना सिर थोड़ा झुकाया। हेडमास्टर ने एक बार सिर हिलाया और नोआ को आगे बढ़ने का इशारा किया। मंच पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों से हाथ मिलाने के बाद नोआ अपना भाषण देने के लिए पोडियम की ओर बढ़ा, एक ऐसा भाषण जिसकी तैयारी उसने पहले ही कर ली थी। एंकर ने नोआ का स्वागत किया और फिर उसे मंच संभालने दिया। खांसी। नमस्ते दोस्तों। माइक ठीक करते हुए नोआ ने आगे बोलने से पहले दर्शकों पर नजर डाली। आप सभी के सामने यहाँ खड़े होना मेरे लिए खुशी की बात है। मैं कोई अच्छा वक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखूंगा। नोआ की गर्मजोशी भरी आवाज और उनके विनम्र स्वभाव ने छात्रों को उनके व्यक्तित्व की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि जो रईस पहले इस नतीजे से नाखुश थे, उनके बुरे हाव भाव भी अब बदलने लगे थे। जैसा कि आप में से कई लोगों ने मेरे नाम से अंदाजा लगा लिया होगा, मैं एक अनाथ हूं। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। अनाथ होना कभी कभी आम आदमी होने से भी ज्यादा शर्मनाक माना जाता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि अनाथों को सामाजिक सहारा नहीं मिलता था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये बच्चे रेड लाइट इलाकों या रईस परिवारों की नाजायज संतानों में से होते थे। फिर भी छात्रों के चेहरों पर ज्यादा नाराजगी नहीं दिखी, क्योंकि अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति को नीचा दिखाना किसी को भी यह सही नहीं लगा, क्योंकि ऑडिटोरियम में मौजूद हर कोई एक बात पक्की तौर पर जानता था। चाहे कुछ भी हो, उनके सामने खड़ा यह लड़का भविष्य में दुनिया में एक अहम हस्ती बनने वाला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बातों को भविष्य में कोई भी ताकतवर इंसान नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। नोआ ने गहरी सांस लेने से पहले एक बार दर्शकों की ओर देखा।
मैं हेडमास्टर और अकादमी के सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छात्रों को समाज में हमारी हैसियत की परवाह किए बिना बाकी सभी के साथ सीखने का मौका दिया। उनकी बातों का असर हुआ क्योंकि कई आम लोगों ने उनकी बात पर तालियां बजानी शुरू कर दी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम सभी अकादमी में बिताए इन सालों का आनंद ले पाएंगे और कुछ ऐसा बना पाएंगे जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद। ताली, ताली, ताली। नोआ के भाषण के बाद फिर से तालियां बजीं, लेकिन इस बार ऑडिटोरियम में मौजूद हर छात्र ने उनकी और उनके विचारों की सराहना की। उनमें से कई नोआ के विनम्र स्वभाव से प्रभावित थे। कुछ रईस, जिनमें श्रेष्ठता की भावना थी, उनमें नोआ का विनम्र व्यवहार देखकर खुश हुए। अपना छोटा सा भाषण पूरा करके नोआ दर्शकों के बीच अपनी पिछली सीट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन एंकर ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने उन्हें हेडमास्टर के बगल वाली सीटों में से एक पर बैठने का इशारा किया। यह सम्मान सिर्फ सबसे अच्छे छात्र को ही मिलता था। हाँ में सिर हिलाते हुए वह हेडमास्टर के पास बैठ गया, जिनके चेहरे पर पूरे समय एक स्नेहपूर्ण भाव था। नोआ को वजह तो नहीं पता थी, लेकिन उस व्यक्ति की मौजूदगी में उसे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था। प्रेरणादायक शब्दों के लिए धन्यवाद, नोआ। मुझे यकीन है कि छात्र एक बेहतर भविष्य के लिए खुद को तैयार करते रहेंगे। एंकर अब अगली बड़ी घोषणा करने के लिए तैयार था। अब मुझे लगता है कि उस नतीजे की घोषणा करने का समय आ गया है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि टॉप रैंकर और आपका होने वाला ईयर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? एंकर ने दर्शकों की ओर खामोशी से देखा ताकि थोड़ा और सस्पेंस बनाया जा सके। वह मजबूत है। मैं यह महसूस कर सकता था। शायद सिल्वर 2 पर है, केविन ने धीमी आवाज में कहा। उसके पास डायना और एलिसिया दोनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वे तीनों सिल्वर 1 पर थे। एलिसिया और केविन शुरुआती सिल्वर 1 पर थे, जबकि डायना अब सिल्वर 1 रैंक की टॉप रैंकर थी। वे आज की जेनरेशन में सबसे अच्छे लोगों में से थे। इसी टैलेंट की वजह से उन्हें पता था कि इतनी कम उम्र में सिल्वर 2 तक पहुंचना कितना मुश्किल था। डायना सबसे ज्यादा हैरान थी क्योंकि नोआ एक इंसान था। एक इंसान का दूसरी रेस को, जो नेचुरली उनसे ज्यादा मजबूत थीं, हरा देना शॉकिंग था, और वह भी एक अनाथ होने के नाते। डायना को उसकी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत थी। अगर नोआ वेलेट्रान एम्पायर से था तो शायद वह एकेडमी का इस्तेमाल उसे एम्पायर के लिए रिक्रूट करने के मौके के तौर पर कर सकती थी। फिर भी उसे सावधान रहना था। अगर वह जबरदस्ती करती तो इससे नोआ रॉयल्टी को नेगेटिव नज़र से देख सकता था। आम लोगों में समाज के ऊंचे तबके के लोगों के प्रति गुस्सा होना आम बात थी। एलिसिया बस नो को देखती रही, जो हेडमास्टर के पास बैठा था और बहुत ही प्यार भरी कैजुअल बातचीत में लगा हुआ था। अरे, मुझे तो यह बंदा अभी से पसंद आ गया। भाई, यह तो अजीब बात है। सुन, तुझे क्या लगता है उसका रैंक क्या होगा? आम लोगों के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों का रैंक पता करना नामुमकिन था। किसी का रैंक पता करने का मतलब था उस माना मेम्ब्रेन ऊर्जा की परत को पार करना जो हर जीव के कोर ऊर्जा के केंद्र को ढके रहती थी। और अगर आपका रैंक कम था तो अपने से ज्यादा ताकतवर माना को मात देना मुमकिन नहीं था। इसके कुछ अपवाद भी थे। खास लोग एलीट कम रैंक वाला कोर होने के बावजूद आसानी से दूसरों का रैंक पता कर सकते थे, क्योंकि उनका माना एसेंस ऊर्जा का सार आम लोगों के मुकाबले ज्यादा घना होता था। फिर भी उनकी क्षमताओं की भी सीमाएं थीं। दूसरे ज्यादा ताकतवर लोगों के सामने उनकी माना सेंसिंग की क्षमता काफी सीमित हो जाती थी। आखिरकार सब कुछ अंदाजों और कयासों पर ही टिका था।
क्योंकि कोई पक्की जानकारी नहीं थी। जब एंकर चुप रहा तो छात्रों के बीच चर्चा और तेज हो गई। तुझे क्या लगता है, टॉपर आम लोगों में से भी हो सकता है? नहीं, कोई चांस नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। छात्रों को अब उस सामाजिक ऊंच नीच पर शक होने लगा था जिसके वे आदी थे। लेकिन वह नोआ, वह तो इंसान है। अरे, यह तो अजीब है। हाँ, उम्मीद है कि रैंकर किसी दूसरी रेस का हो। हाँ, दूसरी रेस के कई छात्र अब इस बात को लेकर गंभीर थे कि दो इंसानी रैंकर होने का क्या नतीजा हो सकता है। बात सिर्फ एकेडमी में रैंकिंग की नहीं थी, बल्कि दुनिया में इसके बड़े असर की थी। इंसानों के पास पहले से ही बड़ी आबादी का फायदा था, और अब इसमें यह और जुड़ गया। नोआ के होने से ही आम तौर पर इंसानों के लिए हालात बेहतर होने की गुंजाइश बन गई थी। क्या होगा अगर वाला सवाल अभी भी उनके मन में घूम रहा था। जैसे जैसे दुनिया की राजनीति के बारे में और भी बातें सामने आ रही थीं, हेडमास्टर अपनी कुर्सी से उठे और पोडियम की तरफ बढ़े। यह देखकर पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। नोआ के चेहरे पर भी सवालिया भाव था। वह हेडमास्टर के साथ बातचीत का मजा ले रहा था, तभी वे अचानक खड़े हो गए। मुझे घोषणा करने दो, उन्होंने कहा। नोआ उलझन में था। हेडमास्टर हमेशा ऐसा दिखाते थे कि वे सभी छात्रों के साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं, चाहे उनकी रेस या समाज में उनका दर्जा कुछ भी हो। लेकिन उस पल नोआ साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि हेडमास्टर एक खास छात्र के प्रति पक्षपात दिखा रहे थे। अगर नोआ यह कहता कि उसे उस व्यक्ति से जलन नहीं हो रही थी जो पहले नंबर पर आया था, तो वह झूठ बोल रहा होता। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हेडमास्टर ऐसा बर्ताव करेंगे। हेडमास्टर के कामों को छोड़ दें, तो असल बात यह थी कि वे इसे छिपा भी नहीं रहे थे। इसी बात से नोआ को जलन हो रही थी। क्या रैंकर सच में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए? यहाँ तक कि एकेडमी में शाही लोगों को भी कोई खास छूट नहीं मिलती थी। तो फिर क्यों? नोआ के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने हेडमास्टर को पोडियम पर खड़े होकर अपनी लंबाई के हिसाब से माइक ठीक करते देखा। बहुत खुशी के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का एकेडमी में स्वागत करता हूं। नेमुर ने छात्रों का ध्यान खींचने के लिए उनका अभिवादन किया। यह देखकर कि छात्र अब ध्यान दे रहे थे, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। सालों दशकों में युवाओं को आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे इस एकेडमी का हेडमास्टर होने की खुशी मिलती है। नेमुर की आवाज शहद जैसी मीठी थी। यह पानी की शांत धारा को देखने जैसा था। उनकी सुकून देने वाली उनकी आवाज हॉल में मौजूद हर व्यक्ति को बहुत अच्छी लगी। उस आवाज में एक जादुई एहसास था। वह गर्मजोशी से भरी थी, लेकिन साथ ही उसमें एक प्रभावशाली दबदबा भी था। लगता है कि यह साल भी पिछले सालों जैसा ही है, जिसमें दुनिया भर से नए टैलेंट सामने आ रहे हैं। मैं एक बार फिर नोआ को दूसरा स्थान हासिल करने के लिए बधाई देता हूं। ताली, ताली, ताली। इसके बाद फिर से तालियां बजीं। भीड़ में मौजूद कुछ छात्रों ने नोआ का उत्साह बढ़ाया, तो उसने विनम्रता से मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। बिना समय बर्बाद किए मैं अब इस साल के सबसे बेहतरीन रिक्रूट, नए चुने गए छात्र का नाम घोषित करूंगा, जो फर्स्ट ईयर के छात्रों का असल प्रतिनिधि भी होगा। और वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बहुत करीब है। क्या? कहीं वह हेडमास्टर का पोता तो नहीं? इसीलिए तो उसमें इतना जबरदस्त टैलेंट है। क्या यह भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म नहीं है? तुम्हें लगता है कि हेडमास्टर ऐसी छोटी छोटी बातों में पड़ेंगे? खैर, हो सकता है। अरे यार, तुम्हें सच में उस दिन के बारे में नहीं पता।
यह लड़का अभी बच्चा ही है। क्या तुम न्यूज़ नहीं पढ़ते? बस मुझे बता दो ना। छोड़ो भी। अरे, दफा हो जाओ। जिस किसी को भी दुनिया के इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी थी, उसे पता होता कि ये छात्र किस बारे में बात कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक घटना घटी थी। एक ऐसी घटना जिसने नेमुर दैथरा की छवि को समानता और न्याय के रक्षक के रूप में पक्का कर दिया था। उस दिन जब एक पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। और उसी दिन एक पति ने उस महिला की जान ले ली जिससे वह प्यार करता था। नेमुर ने अपनी बात को लोगों के ज़हन में उतरने दिया। शुरू में उन्होंने कायल के अपने करीबी होने की बात को गुप्त रखने का सोचा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि छात्र यह सोचें कि उन्होंने उस युवा को अनुचित तरीके से ग्रेड दिया है। लेकिन दोबारा सोचने पर नेमुर उस अनप्रेडिक्टेबल मॉन्स्टर के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता था। केल उसी जानकारी का अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। बेशक केल के गार्डियन के तौर पर नेमुर को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि किसी भी संभावित रिस्क को अनदेखा नहीं करना चाहिए। खांसी। गला साफ करते हुए उसने ऑडिटोरियम में फिर से पूरी तरह से शांति कर दी। कुल 1000 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान जाता है केल फ्रॉस्ट को। जब हेडमास्टर ने, जिसका बेसब्री से इंतजार था, उसका रिजल्ट बताया तो पूरे ऑडिटोरियम ने अपनी सांस रोक ली। 1000 पॉइंट्स का स्कोर। इसका सीधा मतलब था कि सिस्टम अब उस स्टूडेंट की काबिलियत को नहीं आंक सकता था जिसने उसकी उम्मीदों से बढ़कर काम किया था। इस बार रॉयल्स अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर सके। 1000 पॉइंट्स। अगर हेडमास्टर कोई और होता तो नतीजे के सही होने पर सवाल उठते, लेकिन एक सॉवरेन पर कौन शक कर सकता है? और नेमुर दैत्रा पर भी और कोई नहीं। यह राक्षस जो भी था, यह दिन की तरह साफ था। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जैसे ही असलियत सबके दिमाग में बैठी, अगला सवाल स्टूडेंट की पहचान के बारे में था। सबने अपनी नजरें आगे की सीटों पर घुमाईं, जहां वेलेट्रान एम्पायर के रॉयल्स द फ्रॉस्ट्स के बगल में बैठे थे। केल फ्रॉस्ट। यह नाम किसी के लिए नया नहीं था। ग्लोबल मामलों में अच्छी दिलचस्पी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि बताया गया व्यक्ति कौन था। हाउस फ्रॉस्ट का पुराना वारिस। गिरा हुआ, जैसा कि कई लोग उसे कहते थे। केल की एक नाकाबिल वारिस होने की रेप्यूटेशन ज्यादातर जगहों पर फैली हुई थी, क्योंकि फ्रॉस्ट्स हमेशा ग्लोबल पॉलिटिक्स में मुख्य खिलाड़ी रहे थे। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का ध्यान सामने खड़े फ्रॉस्ट यंगस्टर्स पर गया, ऑडिटोरियम के दरवाजे जोरदार आवाज के साथ खुले। हर किसी की नजर एंट्रेंस की तरफ गई। टैप टैप। एक नौजवान दरवाजे से अंदर आया। उसके कदमों की आवाज ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। वह ऐसी शान से चल रहा था जो सिखाई नहीं जा सकती। हर कदम ध्यान खींच रहा था। उसके चेहरे के तीखे नैनंश उसके माथे पर गिरे काले बालों से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसकी काली आंखें उसकी मौजूदगी को और भी बढ़ा रही थीं। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन कोई भी उसके शरीर से निकलने वाले शांत लेकिन हल्के दबाव के खिलाफ बहस नहीं कर सकता था। लोगों को उसकी ताकत महसूस नहीं हुई। नहीं, यह उसकी शान थी जिसने उनके सिर झुका दिए। कुछ ऐसा जो इतना शानदार था कि शाही लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। ऑडिटोरियम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़े होकर मैं नोआ की स्पीच सुन सकता था। नोआ की गर्मजोशी भरी आवाज बहुत विनम्र लग रही थी, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था और अब एकेडमी में दूसरा स्थान हासिल किया था।
वह एक ऐसे आदर्श बच्चे की तरह लग रहा था जिससे कोई नफरत नहीं कर सकता। लेकिन मैं सच्चाई जानता था। गेम वाला नोआ कोई साधारण हीरो वाला किरदार नहीं था। अगर निष्पक्ष नजरिए से देखा जाए तो उसका किरदार गेम के सबसे जटिल किरदारों में से एक था। मेरी राय उसके बारे में अच्छी नहीं थी। उसे बयां करने के लिए बस एक ही शब्द काफी था। पाखंडी। वही उसका असली रूप था। अपनी अक्षमता को न मानने की नोआ की आदत की वजह से हमेशा कई मुख्य किरदारों की मौत हो जाती थी जो बाद के हिस्सों आर्क्स में काम आ सकते थे। लेकिन पाखंडी होने के नाते उसने कभी अपनी गलती नहीं मानी। इसके बजाय वह अपनी निराशा विलेंस पर निकालता था और पूरी कहानी का रुख अपनी तरफ मोड़ लेता था। बेशक उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। नोआ नाम का किरदार ही ऐसा बनाया गया था। उसे रईसों नोबल्स से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसके लिए वे ही उसकी मुश्किलों की एकमात्र वजह थे। हालांकि इसके बावजूद उसने शाही लोगों और दूसरे मुख्य किरदारों जिनमें से ज्यादातर रईस थे को अपने हरम में शामिल करने से खुद को नहीं रोका। एक सच्चा पाखंडी। फिर भी नोआ हमेशा खुद को सबका रक्षक दिखाता था। हालात चाहे जैसे भी हों, वह लोगों की मदद करता था। इसी वजह से वह पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय और पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गया था। रईस और आम लोग दोनों ही उसके शूरवीर स्वभाव को पसंद करते थे। इस दुनिया में आने के बाद से ही मेरे मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। मैं इस बात को लेकर उलझन में था कि गेम के मुख्य किरदार प्रोटागोनिस्ट के साथ मुझे कैसा रवैया अपनाना चाहिए। क्या मुझे आम चलन के हिसाब से उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए? लेकिन इसके अपने जोखिम भी थे। मुख्य किरदार का दोस्त बनने का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। आपको एक मजबूत मददगार होने का फायदा तो मिलता, लेकिन साथ ही ऐसे झगड़ों में घिसट जाने का खतरा भी बढ़ जाता जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। अपनी जान बचाने के लिए कहानी का प्लॉट बदलना मुझे पसंद नहीं था। मतलब अपने पागलपन के बावजूद केल गेम के सबसे ताकतवर विलेन में से एक था। उसकी मौत गेम के बिल्कुल आखिर में हुई थी, यानी उस संभावित अंत में जिसे बहुत से गेमर्स ने मान लिया था। इसलिए मुझे किसी पहले से तय प्लॉट की वजह से जल्द मरने का डर नहीं था। और अगर प्लॉट में जल्दी मौत लिखी भी होती तो भी मेरे कंट्रोल में मौजूद ताकतों को देखते हुए मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसा ताकतवर इंसान था जो मुझे बिना खुद को भी बर्बाद किए मार सकता था। इन बातों को छोड़ दें तो मैं खुद भी इतना ताकतवर हो चुका था कि एकेडमी में आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकूं। मैंने सोचा था कि नोआ के करीब रहकर अपने मकसद के लिए उसे कंट्रोल करूंगा। लेकिन उसकी स्पीच सुनकर मेरे दिमाग में एक नया समाधान आया। नोआ को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके अपने काम ही उसे सही जगह पर ले आएंगे। मेरे बोर्ड पर नोआ की स्पीच ने एक और मसले का जवाब भी दे दिया जो मुझे परेशान कर रहा था। एडमी में मेरी इमेज का सवाल। स्टूडेंट्स के लिए मुझे कैसा होना चाहिए? हाँ, मैं तैयार था। नोआ की स्पीच पर ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाईं। मैं अपने नाम के अनाउंस होने का इंतजार कर रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद मुझे आवाज सुनाई दी। हेडमास्टर की। वह रिजल्ट क्यों अनाउंस कर रहे थे? और ये क्या बकवास है? उस कमीने ने हमारे रिश्ते का खुलासा कर दिया। क्या वह इसे कुछ समय के लिए सीक्रेट नहीं रख सकता था? हम। फिर भी उसने मेरे गार्जियन होने के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैं सच में कुछ ऐसा करने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं इसे एक संभावित इन्वेस्टमेंट कहूंगा। कुल 1000 पॉइंट्स के साथ पहला स्थान मिलता है केल फ्रॉस्ट को।
मैंने दरवाजे खोलने से पहले एक पल इंतजार किया। सामने हेडमास्टर पोडियम पर खड़े थे और अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहे थे। जब मैं स्टेज की तरफ बढ़ा तो ऑडियंस अजीब तरह से शांत थी। मैंने उनकी तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि मेरी नज़रें पोडियम पर टिकी थीं। हालांकि मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वे कौन थे, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला किया। फिलहाल के लिए मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और मेरे कदमों की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। वहां की खामोशी थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मैंने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। हेडमास्टर के पास जाने से पहले मैंने मंच पर बैठे सभी लोगों से हाथ मिलाया। इससे पहले कि वे में से कोई हाथ मिलाने की पहल करता, मैंने ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये लोग मुझे बधाई दें। वे तो बस ऐसे लोग थे जिन्हें मेरे सामने खड़े होने का सौभाग्य मिला था, न कि इसके उलट। मुझे अपना दबदबा कायम करना था, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। उन सभी ने मेरे इस अंदाज का जवाब दिया, हालांकि उनके रिएक्शन देखने लायक थे। आखिरकार मैंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था, और उनकी नज़रों में हैरानी की एक वजह मेरी पहचान भी हो सकती थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे कुछ सकारात्मक नज़रें दिखाई दीं, लेकिन मैं बस किसी ऐसे इंसान का चेहरा देख पा रहा था जो असलियत के पानी से धुल गया था। अपनी हिचकिचाहट के बावजूद नोआ के चेहरे पर एक गर्मजोशी थी जब उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझसे हाथ मिलाया। बधाई हो भाई, तुम तो कुछ और ही हो। 1000 पॉइंट्स, यह एक जबरदस्त स्कोर है। नोआ की आवाज, जो पॉजिटिविटी से भरी थी, मेरे कानों में गूंज उठी। मुझे लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वह ऐसे बोल रहा था जैसे वह सच में मुझसे इम्प्रेस हो। नकली होने के बावजूद उसकी आवाज में तारीफ की एक झलक थी। हाँ, तुम्हें हैं। मैंने भी उतनी ही प्यारी आवाज में जवाब दिया, लेकिन मुस्कान नहीं। मेरा मुंह ही नहीं हिला। ऐसे जवाब की उम्मीद न करते हुए नोआ एक सेकंड के लिए घबरा गया। उसके अगले शब्द सुनने का इंतजार किए बिना मैं अगले इंसान के पास चला गया। अपनी तरफ से मैंने नोआ को भी बाकी सबकी तरह ही अटेंशन दिया था। आखिर मैं बराबरी में यकीन रखता था। जब मैं पोडियम पर ऑडियंस की तरफ मुंह करके सीधा खड़ा हुआ तो हेडमास्टर ने मुझसे हाथ मिलाया। सभी को नमस्ते। और यहीं से मेरा एक्ट शुरू हुआ। गाइस आज का सीरीज़ यहीं पे एंड करते हैं।